हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे प्यारे चैनल फिजिक्स जापान में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन का जो शर्त होता है कि किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात बाकी दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होना चाहिए, तो उसको हम कैसे डिराइव करते हैं, कैसे सिद्ध करते हैं, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए, हमने ये बना रखा है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, और मान लेते हैं कि यहाँ जो सोर्स से करंट निकलता है वो आई है, तो यहाँ पर भी करंट कौन से पहुँचेगा, आई। अब यहाँ मान लेते हैं कि एक तार में I1 धारा चली जाती है और दूसरे तार में I2 धारा चली जाती है। ठीक है, तब यहाँ पर भी कौन सा करंट आएगा, I1। अब मान लेते हैं इसमें कौन सा करंट आ रहा है, IG क्यों माना हमने, क्योंकि गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर एक उपकरण है, इसका भी कुछ प्रतिरोध होता है, कुछ भी। तो इसमें जो धारा आ रही है उसे मान लेते हैं IG। तो इधर जो धारा जाएगा वो क्या जाएगा, I1 माइनस IG। ठीक है, इस वाले सर्किट में धारा कितना जाएगा, इधर से I1 आ रहा है, I1 में से IG इधर चला गया, तो जो रिमेनिंग है बचा हुआ धारा है वही तो इधर जाएगा, तो बचा कितना, I1 माइनस IG बचा। इसी तरह से यहाँ नीचे कौन सा धारा आएगा, IG, और इधर से धारा कौन सा आ रहा है, I2। तो इस वाले सर्किट में जो धारा जाएगा वो कौन सा जाएगा, IG प्लस I2। ठीक है, दोनों धाराएं आ रही हैं तो दोनों मिल के इधर जाने वाली धारा हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा करंट क्या मानना है, कैसे मानना है। अब हम इसमें लूप की डायरेक्शन मानते हैं, इसमें मान लेते हैं लूप का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, और इसमें चलिए हम मान लेते हैं कि लूप का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, इस तरह से। ठीक, इसको हम बनाते हैं कि ये है हमारा लूप 1 और ये है हमारा लूप 2। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इसमें लूप ये नीचे वाला भी बन रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको केवल व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन के शर्त को डिराइव करना है, इसलिए हम केवल इन्हीं दोनों लूप से ही हमारा काम चल जाता है, इसीलिए हम केवीएल केवल इन दोनों लूप में ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो लिखेंगे अतः लूप 1 में केवीएल लगाने पर। ठीक है, हमारा लूप 1 ये है, इसमें हम केवीएल लगाते हैं। तो इस लूप में कोई वोल्टेज सोर्स तो है नहीं, यानी ईएमएफ तो है नहीं, तो ईएमएफ के साइड हो जाता है 0। अब हम IR का देखते हैं, विभवपातों का। तो विभवपात क्या है, इसमें जो करंट बह रहा है कौन सा है, I1। तो I1 लिखते हैं, किस प्रतिरोध में है, P में, तो P यानी I1 किस में है, P में। और इसका डायरेक्शन यानी साइन देखना है, चिन्ह देखना है, तो ये ऊपर जा रहा है, हमने डायरेक्शन अपोजिट बना रखा है, तो चिन्ह क्या लेंगे, माइनस। आ जाते हैं इसमें, यहाँ देखिए जो IG है, मान लेते हैं कि इसमें जो IG का प्रतिरोध है, जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, एक उपकरण है, इसका कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा, तो इसको मान लेते हैं इसका प्रतिरोध G है। तो यहाँ पर जो करंट आ रहा है कौन सा आ रहा है, IG, किस में जा रहा है, तो G वाले में जा रहा है, इसलिए इसका प्रतिरोध हमने मान लिया G है। और इसका साइन क्या लेंगे, ये देखिए नीचे आ रहा है, हम ऐसे घूम के जाएंगे तो ऊपर जाएंगे, तो इसका चिन्ह भी माइनस। और फिर यहाँ आते हैं तो इसमें करंट कौन सा है, I2, और किसमें है, R में, तो R से गुणा, और इसका चिन्ह क्या लेंगे, ये देखिए नीचे है, और हम ऐसे घूम के आएंगे तो हम भी नीचे आएंगे, इसलिए इसका चिन्ह क्या लेंगे, प्लस, क्योंकि दोनों का जो दिशा है वो क्या है, एक ही है, यानी समान है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस I1 इंटू P। चलिए एक काम करते हैं हम लोग, I1 वाले पद को इधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा क्या, I1P धनात्मक बराबर I2 इंटू R माइनस IG इंटू G। ठीक है, ये चीज़ कर सकते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कौन सा है, 1। इसी तरह से लूप 2 में केवीएल लगाने पर, अब हम क्या करेंगे, लूप 2 में केवीएल लगाएंगे, तो लूप 2 हमारा ये है, तो इसमें भी कोई वोल्टेज सोर्स तो है नहीं इस लूप में, तो वहाँ हो जाएगा 0 विभव की जगह। और इसमें करंट कितना है, I1 माइनस IG करंट है, तो I1 माइनस IG गुणा कितने से करेंगे, Q प्रतिरोध है तो Q, और चिन्ह क्या लेंगे, ये देखिए नीचे है, ऐसे हम घूम रहे हैं तो ये भी नीचे की तरफ है, यानी चिन्ह प्लस लेंगे। यहाँ आते हैं तो इसमें करंट कितना है, IG प्लस I2, और कितने से गुणा होगा, S से, और इसका डायरेक्शन क्या है, ये देखिए ऊपर जा रहा है, हम ऐसे घूमेंगे तो नीचे की तरफ आएंगे, तो चिन्ह माइनस, क्योंकि विपरीत हो गया। एक ये भी बचा अभी, इसमें हो गया, इसमें हो गया, ये वाला भी तो है, तो यहाँ पर हम लेंगे IG और गुणा होगा G से, चिन्ह क्या लेंगे, ये नीचे आ रहा है, हम ऐसे घूमेंगे तो ऊपर जाएंगे, तो इसको लेंगे माइनस। अब इसमें भी देखिए समीकरण 1 में 1 वाला जो I1 है वो एक तरफ है, तो उसी वाले साइड में इसमें I1 जो है उसको भी लेकर जाइए, तो इस वाले I1 वाले पद को हम इधर लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस I1Q, और प्लस क्या हो जाएगा, IGQ बराबर, इधर है माइनस IGS माइनस I2 इंटू S, और माइनस क्या है, IG इंटू G। ठीक है, माइनस से गुणा कर दें हम दोनों साइड, तो हो जाएगा I1Q
माइनस आई जी इंटू क्यू बराबर, ये प्लस हो जाएगा तो आई जी एस, ये भी प्लस हो जाएगा तो आई टू एस माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा आई जी इंटू जी। ये हमारे लिए हो जाता है समीकरण नंबर 2। तो ये हमारा है समीकरण 1 और ये हमारा क्या बन गया, समीकरण नंबर 2। तो अब हमको क्या करना है, तो अब हमको करना है समीकरण 1 एवं 2 को भाग। समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, भाग करना है। तो इसको हम मिटा लें, चित्र मिटा लें। चलिए तो चित्र मिटा लेते हैं, या फिर इसी को मिटा दें। आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, हम इसको मिटा रहे हैं, इक्वेशन छोड़ के बाकी को मिटा रहे हैं। ठीक, इस तरीके को हम ऐसे बना लेते हैं। चलो तो हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से भाग करने पर, आप चाहे 1 में 2 से भाग कर दें या फिर 2 में 1 से भाग कर दें, किसी से भी करेंगे आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 को लिखते हैं तो I1 इंटू पी बराबर, इधर क्या है I2 इंटू आर माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी, और इधर बाएं साइड को बाएं साइड से भाग करेंगे तो यहाँ लिखते हैं I1 इंटू क्यू, I1 इंटू क्यू माइनस आई जी इंटू क्यू। इधर दाहिने पक्ष को दाहिने पक्ष से भाग करेंगे तो इसका दाहिना पक्ष ये आई जी इंटू एस प्लस आई टू इंटू एस प्लस आई जी इंटू जी। अब हम इस समीकरण को मिटा दें। अब देखिए इसके बाद आता है मेन चीज़। मेन चीज़ क्या है, तो हमको क्या करना है, संतुलन के लिए शर्त सिद्ध करना है, यानी कि ब्रिज के संतुलन का शर्त सिद्ध करना है। तो हमने पढ़ा था कि संतुलन की स्थिति में लिखेंगे चूंकि संतुलन की स्थिति में गैल्वेनोमीटर का जो विक्षेप होता है शून्य होता है, और गैल्वेनोमीटर का विक्षेप जब शून्य होगा तो मैंने बताया था कि उस समय आईजी यानी गैल्वेनोमीटर में जो धारा बहेगी कितना बहेगी, 0। यानी कि संतुलन की स्थिति में जो आईजी का वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होता है। अतः इसको हम जी जहाँ जहाँ पर आई जी वहाँ 0 लिख दें तो हो जाएगा I1 इंटू पी बटा के I1 इंटू क्यू, और ये आई जी क्यू पूरा होकर 0 हो जाएगा। वैसे इधर I2 इंटू आर ये पूरा 0 हो जाएगा, आई जी का मान 0 रखेंगे तो ऐसे ये आई जी 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा। बचा क्या, इधर I2 इंटू आर बचा के क्या बचा है I2 इंटू एस। तो I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, क्या हो जाएगा P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। यही हमारा क्या है, संतुलन के लिए शर्त। संतुलन के लिए शर्त, देखिए शर्त क्या हमने लिखवाया था कि संलग्न भुजा का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होना चाहिए। तो P और Q देखिए संलग्न भुजाएं हैं, ठीक है। ऐसे ही R और S भी क्या है, संलग्न भुजा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो P बाई R, यानी R को इधर भाग कर दें और Q को इधर गुणा कर दें तो हो जाएगा Q बाई S। ये भी सही है, P बाई R ये भी तो संलग्न भुजा है और ये बराबर है अगली 2 संलग्न भुजाओं के यानी Q बाई S के, तो ये भी सही। ठीक, तो ये हो गया हमारा छोटा सा डेरिवेशन, लेकिन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, कि व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन के लिए शर्त को व्युत्पन्न कीजिए, को डिराइव कीजिए, सिद्ध कीजिए। तो आपको ऐसे ही करना है। क्या करना है, आपको व्हीटस्टोन ब्रिज बना लेना है। इसमें से केवल 2 लूप में केवीएल लगाने हैं, नीचे वाले बैटरी वाले यानी सेल वाले लूप को छोड़ के बाकी दोनों लूपों में केवीएल लगा के इक्वेशन बना के ध्यान रखना है कि 1 वाले पद को यानी I1 वाले पद को एक साइड कर लेंगे, I2 वाले पद को एक साइड कर लेंगे। ठीक है, फिर दोनों समीकरण को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर लास्ट में क्या करेंगे, संतुलन के लिए मैंने बताया कि IG का मान 0 होता है, तो जहाँ जहाँ पर भी IG रहेगा समीकरण में वो पूरा पद 0 हो जाएगा। बाकी बचे हुए में से I1 और I2 क्या होंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से हमारा भुजाओं का अनुपात आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है डेरिवेशन। तो आशा करता हूँ आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप एक बार फिर से मुझसे कहेंगे तो मैं फिर से बताने को तैयार हूँ। बस मेरा ये मानना है कि आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे, मनचित लगा कर देखेंगे तो चीज़ें आपको जरूर समझ में आ जाएंगी। ठीक है, एक बार में नहीं आया दोबारा देखिए, दोबारा नहीं आया तिबारा देखिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जो परीक्षा में आती ही आती हैं। तो आप उस पर थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा क्या होगा, फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो चलिए आज के इतना ही। थैंक यू सो मच।